हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गया। कैसे चलिए आप लोग की तैयारी? उम्मीद करता हूँ कि एकदम बेहतरीन तरीके से चली होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को एसएससी जीडी 2025 जो अंकित भाटी सर की बुक है, मैं आज आप लोग को इसका जो है सोल्यूशन कराऊंगा। देखिए, मैं डेली को जो है सब्जेक्ट वाइज रिविजन करवाऊंगा। आज मैं करवाऊंगा हिस्ट्री आप लोग को। आज मैं हिस्ट्री करवाऊंगा, फिर 2-3 दिन बाद आपको पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर जियोग्राफी, ऐसे टॉपिक वाइज मैं आपको कराता रहूँगा। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए आपको मैं यहाँ तो चैप्टर दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहले हमारा क्या है, हिस्ट्री है, फिर जियोग्राफी है, अब जियोग्राफी है, फिर हमारा पॉलिटी है, फिर हमारा इकोनॉमी है। इसमें देखिए हर सब्जेक्ट में लगभग 250 क्वेश्चन हैं, लगभग 250 क्वेश्चन हैं। और मैं आपको इसमें जो है लगभग एक दिन में 80 से 85 क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और टिक लगवा दूंगा, जिससे आप एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाए। और जिन दोस्तों के पास बुक नहीं है वो भी बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पहले सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, और हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है? पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है, तो वो है हुंसागी। क्या है? हुंसागी है। तीसरा क्या है? प्राचीन काल में कमकार को क्या कहा जाता था? कमकार को क्या कहते थे? तो भूमिहीन खेतिहर जो मजदूर होते थे उनको हम कमकार कहते थे। ठीक है, अगला क्या है? अगला है कि लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों का मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता था? औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता था? तो कांसे का उपयोग किया जाता था। किसका? कांसे का। ठीक है, हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है क्या चीज बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे? तो कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया। तो माइक्रोलिथ किसे कहते हैं? तो जो छोटे पत्थर के औजार थे उनको हम माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का नाम किस भाषा में मुर्दों का टीला है? तो सिंधी भाषा में जो है मुर्दों का टीला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी जो है लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था पुरुषड़ी। क्या कहा जाता था? पुरुषड़ी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो उनका केंद्रीय विषय था ज्ञान और दर्शन। क्या था? ज्ञान और दर्शन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो वो है अथर्ववेद में। किसमें है? अथर्ववेद में। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष थे। इसमें है। और 16वां क्वेश्चन है महाबौद्ध मंदिर परिसर का के जीवन से सीधा संबंध किसका जीवन जो है महाबौद्ध मंदिर परिसर से? तो भगवान बुद्ध का जीवन जो है बौद्ध मंदिर से का सीधा संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार प्राण त्यागे? तो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया और उसी के हिसाब से अपने प्राण त्यागे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य जो है वो किस शासक का प्रधानमंत्री थे?
तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है किस अभिलेख में है, तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ से सुदर्शन झील जुड़ जीर्णोद्धार का करवाया था, तो था रुद्रदामन प्रथम। कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, तो करवाया था गुप्त वंश ने। किसने करवाया था? गुप्त वंश ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी, तो पाल शासकों ने विक्रमशिला की स्थापना की थी। किसकी थी? विक्रमशिला ने की थी। अगला है प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट में बसाया गया था, तो वो बसाया गया था रावी नदी के। किसके? रावी नदी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूरा पाषाण का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण काल में विभाजित किया गया। इस समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का 99% जो है वो कवर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान के कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वर्तमान के राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमने लगभग कितने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे का सबसे आम उपकरण क्या था जिसका उपयोग पेड़ को काटने, लकड़ी को काटने और हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ था जो है कुल्हाड़ी। क्या था? तो कुल्हाड़ी था। इसका उपयोग जो है पेड़ों को काटने और औजारों के रूप में किया जाने लगा। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है, तो है गंगा नदी का नाम। गंगा नदी का नाम जो है ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों के कौन सा वेद है जो चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है, यह हिंदू परंपरा के दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है, तो वो है सामवेद। सामवेद जो है वो सबसे छोटा वेद है। ठीक है, सामवेद पे टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद जो है हमारा ऋग्वेद है। कौन सा सबसे पुराना वेद? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पुरातात्विक निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो जो हमारा पुरातात्विक स्थल है वर्तमान में मेहरगढ़ जो है वो नहीं है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग कितने सौ वर्ष पूर्व हुई थी, तो लगभग 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई थी। ठीक है, 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शहर मतलब देश शहर कच्छ के रण में खादिर वेद पर स्थित था जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, तो कौन सा था? वो धौलावीरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी, तो मोहनजोदड़ो में खोज की गई थी। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो वो है गुजरात में। कहाँ पर है? वो है गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था, तो वो था सांख्य संप्रदाय से। कहाँ किस संप्रदाय से था? वो था सांख्य संप्रदाय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है भारत के किस राज्य में था, तो था लोथल जो है गुजरात में था। कहाँ था? गुजरात में था। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में जो है सूक्तों की संख्या जो है 1028 है। कितने सूक्त हैं? 1028 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है, तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, तो वह है भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसे 18 पर्वों यानी कि पुस्तकों में
1,00,000 छंद हैं, तो है महाभारत। कौन है? महाभारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों के समूहों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूहों को सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कृत अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो वो थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रसिद्ध नाटक अभियान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कालिदास द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य ने, ऊपर भी आया क्वेश्चन था ना, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। कौन, किसने लिखा था? अर्थशास्त्र की पुस्तक कौटिल्य ने लिखा था। अब 44वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 44वां क्वेश्चन कि वाराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांत डैश खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। कितने खगोलीय सिद्धांतों से? तो 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। यहाँ पर देखते हैं कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर 326 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। तो अजातशत्रु का पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु का जो पुत्र था उसका नाम था उदयन, और इसने पाटलिपुत्र की जो है नींव रखी थी। यहाँ पर देखते हैं राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को कहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया था? राजधानी को जो है मगध से हटाकर कहाँ कर दिया गया था? तो उसको कर दिया गया था पाटलिपुत्र। कहाँ कर दिया गया था? पाटलिपुत्र कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसको हम ऊपर देखते हैं, ये ऊपर है। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो थी वैशाली। कौन थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी तो वो थी वैशाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में एक में से नहीं था? निम्नलिखित में से जो कौन है जो 16 महाजनपदों में एक नहीं था? तो कामरूप था जो 16 महाजनपदों में एक नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और कौन से तीर्थंकर थे? तो वर्धमान महावीर जो है अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे ध्यान किया था? तो किया था पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे जो है उन्होंने ध्यान लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? तो सामान्य लोगों को पाली भाषा में दी। किस भाषा में दी? तो सामान्य लोगों को जो है गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में शिक्षा दी। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए कठिन था? जो जैन धर्म का पालन था वो करना किसके लिए कठिन था? तो किसानों के लिए जो है जैन धर्म का पालन करना कठिन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि बुद्ध शाक्य गढ़ नामक एक छोटा गढ़ से संबंधित था और वो कहाँ किस किस जाति से थे? तो वो थे क्षत्रिय थे। कौन किस जाति से थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, भगवान महावीर ने किस वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वन में रहने चले गए? तो 30 वर्ष की आयु में। किसमें? 30 वर्ष की आयु में जो है घर को छोड़ दिया था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। ठीक है, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो वास्कार जो थे उन्होंने जो है वज्जी पर हमला करने के लिए बुद्ध से सलाह लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा
पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो पर्युषण पर्व का आयोजन जो है 10 दिनों के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और किसके लिए दक्षिण भारत जो है सोने की कीमती पत्थरों के लिए जो है वो प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कौन सा था? तो कंधार शिलालेख था जो वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक तो जो था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 63 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो अंतिम शासक जो था दूसरा शासक निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक जो था बिंदुसार था। तो मौर्य साम्राज्य का जो पहला शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा शासक बिंदुसार था, तीसरा अशोक था और उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो था वो बृहद्रथ था। ठीक है, हम अगला देखते हैं क्वेश्चन 64 नंबर कि अशोक के धर्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन जो है प्रदर्शन शामिल था या नहीं था? तो शामिल नहीं था, शामिल नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। अगला हम देखते हैं, ये तो कौन सा 64 था, हम अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 65 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था इसमें से? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था वो अशोक था। कौन था? अशोक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो किस साम्राज्य की? तो मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में और किस लिपि में थे? तो अधिकांश प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के अधिकांश शिलालेख थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था? तो था अशोक। कौन था? अशोक था जो अपने शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सब, हाँ ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। किस धर्म के थे? तो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। ठीक है, अनुयायी थे। यहाँ पर 71 नंबर है कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ? पाटलिपुत्र थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो पटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? किस मौर्य शासक ने? तो था अशोक, जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो है बीड़ा उठाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्ष बाद? तो राजा बनने के 8 वर्ष बाद, राजा बनने के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा
कि निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किस पियादस्सी के नाम से जाना जाता था? तो अशोक का जो है पियादस्सी के नाम से जाना जाता था। किसे? अशोक का जो है पियादस्सी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया था? तो अशोक ने जो है सांची का महान स्तूप बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो मौर्य शासक अशोक की मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग किया? तो वो थे अशोक। कौन थे? अशोक थे। अब जहाँ 78 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो थे सेलुकस निकेटर। कौन थे? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब हम यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर, तो भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो था सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सातवाहन जो है किस भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था? तो था दक्षिण भारत में। किसमें? दक्षिण भारत में जो है शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? तो प्रसिद्ध शासक जो कनिष्क हैं ये कुषाण वंश के थे। कहाँ के थे? कुषाण वंश के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य के पतन से लेकर गुप्त के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में उत्तर मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो कुषाण ने। किसने नियंत्रित किया था? तो कुषाण ने नियंत्रित किया था। अगला हम 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 85 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल 85 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे दास कर्मक कहा जाता था। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आप लोगों को आज 85 नंबर तक बता दिया हूँ। अगले दिन यानी कि पार्ट 2 में मैं आपको 85 से आगे बताऊंगा, जिसमें आपको लगभग 160 तक यानी कि 160 तक आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। इस तरह मैं आगे और बड़ा करूंगा तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग को बोरिंग भी लगेगा। तो बस इतना ही रहने देते हैं। हाँ, आज के लिए मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में। तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।